Okay, so welcome to another new lecture. So today हम डिस्कस करेंगे आज वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में. आई थिंक दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4. वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. ये एक पॉइंट है 1 एंड दिस इज़ अनदर पॉइंट विच इज़ 2. ओके, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को एक ऑब्जेक्ट को आपको लेना है. तो एक ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट 1 पर लोकेट है और उसको आपको ट्रांसफ़र करना है टू द पॉइंट 2. तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वर्क डन, ये डिस्टेंस जो है ये दिया है सपोज dr. कितना दिया है? dr वेक्टर. डायरेक्शन आपको दिया है, कनेक्ट कर रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2. सो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 हो जाएगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2. ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में हमेशा फॉर्मूला को लिखने की आदत डालिए या कोशिश करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ही हमें मोस्ट प्रोबेबली यूज करना पड़ता है. क्योंकि इफ़ फोर्स इज़ वेरिएबल तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट वी कैन इमेजिन दैट फोर्स इज़ वेरिएबल. अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन तो लेना ही पड़ेगा. तो मैं फॉर ऑल द पॉसिबल पाथ फ्रॉम 1 to 2, फॉर ऑल द पॉसिबल पाथ मैंने इंटीग्रेशन कर लिया है. और इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन. ओके, सो कोई एक पार्टिकल जो आपके पास है पॉइंट 1 पर, आपको उसको पॉइंट 2 पर लेना है. तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 f डॉट डी आर वेक्टर. और ये फॉर्मूला बेसिकली लगता है फॉर वेरिएबल फोर्स. ओके, जब फोर्स वेरिएबल नेचर का होगा तो ये फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, देन न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू dv बाय dt, मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. तो अभी मैं थोड़ा कुछ एक गेम प्ले करूंगा. क्या है वो गेम? यहाँ पर dr वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी dr वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा. तो ये हो जाएगा f डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू m dv वेक्टर बाय dt डॉट dr वेक्टर. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो आपको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा. ये थर्ड स्टेप में m dv वेक्टर बाय dt डॉट dr वेक्टर बाय dt डॉट dt. ओके, तो dt डिवाइड किया, dt मल्टीप्लाई किया, अभी भी वैल्यू सेम है. सो दिस इज dr वेक्टर बाय dt डॉट dt. तो इसको हम लिख सकते हैं f डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू m ऑफ dv वेक्टर बाय dt. dr वेक्टर बाय dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी वेक्टर. सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इंटू dt. ओके, सो ये आपका फॉर्मूला बन गया m इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर इंटू डी टी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो मास इंटू डी बाय डी टी ऑफ हाफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंटू डी टी. तो क्या ये आपको समझ में आया? ये जो स्टेप मैंने किया है, इस स्टेप से ये स्टेप, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे d बाय डी टी ऑफ, ये हो जाएगा हाफ इंटू वी स्क्वायर. वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज नथिंग बट वी स्क्वायर. सो ये वी स्क्वायर हो गया, तो ये हाफ चला जाएगा. ठीक है, अगर हाफ चला गया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा? 2v इंटू डी वी बाई डी टी. सो ये 2 चला गया तो v इंटू डी वी बाई डी टी, जो कि ओरिजिनल स्टेप में आपका ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है. ये बात क्लियर है? एकदम ये बात क्लियर है. तो ओरिजिनल स्टेप में आपने ऑलरेडी ये किया है. जब डेरिवेटिव आप लोगे हाफ वी स्क्वायर का, तो वो कितना होगा? हाफ तो चला जाएगा कांस्टेंट, वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी. तो 2 चला गया. सो v इंटू डी वी बाई डी टी. तो कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इज इट क्लियर एकदम? ओके, सो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ m इज स्केलर, तो मैं उसको डायरेक्टली एंटर कर देता हूँ इस पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये dt और ये dt, देखिए ये वाला जो dt और ये वाला जो dt ये हट जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा d। ओके, फाइनली आपको मिलेगा d, ये dt हट जाएगा तो फाइनली मिलेगा d, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर। इंटीग्रेशन अगर करेंगे बोथ साइड, अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव अगर प्लस है तो इंटीग्रेशन माइनस होगा, या इंटीग्रेशन अगर प्लस है डेरिवेटिव माइनस, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। ओके, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, वैसे कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। ओके, अपोजिट। ओके, कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो साइन एक्स, अपोजिट। ओके, साइन कॉस कॉस साइन, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये डेरिवेटिव ये इंटीग्रेशन, तो नेक्स्ट स्टेप और एक स्टेप करना पड़ेगा। सो ये आपका हो जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर। ओके, किस पॉइंट से किस पॉइंट आप जा रहे हो, देखो पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 हो रहा है। ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 वर्क डन हो रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट रहेगा वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 होना चाहिए। अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को आप इंटीग्रेट, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगर आप लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर रहे हो, लिमिट लोअर लिमिट पॉइंट 1, ओके, अपर लिमिट इज योर पॉइंट 2। ओके, इज इट क्लियर? सो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम द लिमिट पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ये आपको वर्क डन देगा फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, सो ये आपका बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। आई थिंक अभी तक कुछ डाउट ऐसा नहीं हुआ होगा। ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर, इज इट क्लियर एकदम? इज इट क्लियर? अगर इस साइड को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस साइड को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओके, थोड़ी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, वो क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट लगाना पड़ेगा 1 से 2, 1 से 2। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगाओगे तो सब चीज़ गलत हो जाएगा। और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, और सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको सब्स्टिट्यूट आप करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? आपका इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 से लेकर 2 है, 1 से लेकर 2 है, ये बात को दिमाग में रखना है। ओके, सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये गया, सो लिमिट जो होगा 1 से लेकर 2 ये होगा 1, फाइनली ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जो प्रॉब्लम है ये जाएगा, और ये लिमिट जो होगा ये होगा 1, ये होगा 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो हाफ एम वी टू स्क्वायर, 1 रखोगे तो हाफ एम v1 स्क्वायर। ओके, तो और एक स्टेप करके मैं आपको ये चीज़ दिखा भी सकता हूँ, अगर आप ये सारे चीज़ को नोट के लिए है तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। ओके, सो इंटीग्रेशन अगर आप मैं और एक स्टेप करके दिखाऊँ 1 से 2 एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लिमिट जो है 1 से 2, तो इसको हम लिखते हैं हाफ एम वी, पहले 2 रखोगे तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? वेरी नाइस। सो हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम v1 स्क्वायर ये जाना पहचाना है, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट 1। और काइनेटिक एनर्जी को देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो है हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। ओके, टी मतलब काइनेटिक एनर्जी, कंफ्यूज मत होना। ओके, सो हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा T2 माइनस T1, सो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन is equal to the change in kinetic energy. Okay,
तो इसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं ये कैसे होगा। देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2 और आपको वर्क डन, ये है आपका वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो अगर आपको वर्क डन निकालना है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 तो पहले आपको पॉइंट 1 का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, पॉइंट 2 का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, वही होगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहले आप ये निकाल दो, फाइंड T2 माइनस T1, वही आपको दे देगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। समझ में आ रहा है ये बात? अगर आपका 1 का काइनेटिक एनर्जी दिया है, 2 का काइनेटिक एनर्जी दिया है और पूछा है वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना होगा, बस क्या करना है, T2 माइनस T1 करना है, वही आपको दे देगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स।